लोगों का मानना है कि आरसीसी बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम सब सीखेंगे कि आरसीसी है क्या, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कि आरसीसी है क्या। आरसीसी एक डिप्लोमा सिविल ब्रांच का सब्जेक्ट है। डिप्लोमा आरसीसी और डिप्लोमा सिविल ब्रांच का सब्जेक्ट है। तो हम सीखेंगे, ठीक है ना, कि हमारे बीम की सामर्थ्य कितनी होगी, कॉलम की सामर्थ्य कितनी होगी, उस पर लोड कितना आएगा, इन सब के बारे में हम सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आरसीसी का चलिए फुल फॉर्म देख लेते हैं कि आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आर मतलब होता है आपका रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं प्रबलन, ठीक है। ये हमारा प्रबलन हो गया, और ये सी से हो जाएगा हमारा सीमेंट, ठीक है। और दूसरी सी से हो जाएगा हमारा कंक्रीट, ठीक है। तो इनमें से तो हमारे ये सीमेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, कंक्रीट के बारे में पिछले सेमेस्टर पढ़ा है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ये अभी आपका जुड़ने वाला है इन दोनों में, ठीक है ना। तो सीमेंट तो आपने पढ़ा पिछली बार कि सीमेंट जो है वो बंधक पदार्थ है, ठीक है ना। और कंक्रीट जो है ये 3 अवयवों का मिश्रण है जो भवन में प्रयोग होते हैं, भवन बनाने में प्रयोग होते हैं। और ये 3 अवयव कौन कौन से हैं ये आप हम बता देते हैं। ये पहला है आपका सीमेंट, दूसरा है आपका एग्रीगेट, तीसरा है आपका वाटर, ठीक है। इन सब का एक कोड बना है, उनके अनुसार इन सबको एक अनुपात के रूप में लेके मिक्सचर तैयार करते हैं, ठीक है। तो इन सब के सही अनुपात का मिक्सचर ही कंक्रीट कहलाता है। सीमेंट तो आप जानते ही होंगे, सीमेंट इसको कहते हैं एग्रीगेट, मतलब मिला हुआ, ठीक है। और ये आपका पानी है। तो हमारा जो कंक्रीट है इन सभी का एक निश्चित अनुपात का मिक्सचर है कंक्रीट, ठीक है ना। तो इन सबको जो हम सही अनुपात में लेकर तैयार करते हैं जो मिक्सचर, उसे कहते हैं कंक्रीट, ठीक है ना। तो कंक्रीट अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट के बारे में सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं कि रेनफोर्समेंट और रेनफोर्स इसको प्रोवाइड क्यों करते हैं किसी भी बीम में, छत में या कॉलम में, इसकी आवश्यकता के ऊपर ही डालने की, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखना, ठीक है ना। ये तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो जो हमारा आरसीसी है इसको हम पढ़ते हैं किसी भी संरचना की सामर्थ्य को कितना रखा जाए कि वह लंबे समय तक बनी रहे, सुरक्षित और सुयोग्य बनी रहे, ठीक है ना। प्रबलन की बात करते हैं हम सब कि प्रबलन है क्या, ठीक है ना। प्रबलन जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारी बीम होती है, बीम ये मान लीजिए हमारी बीम है, ठीक है। और ये हमारा बीम का न्यूट्रल एक्सिस है, क्या है, उदासीन अक्ष, ठीक है ना। इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो जोन होता है इस पे संपीड़न लगता है और नीचे वाले पे टेंशन लगता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हमारे बीम पे कोई लोड लगेगा
ऊपर वाला सिरा है ये ऐसे बेंड करेगा, ठीक है ना, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा, मतलब तो इसमें दबाव बढ़ेगा, ऊपर की तरफ संकुचन होगा, ठीक है ना। समझ लो इसमें ऐसे जब मतलब कोई बीम है हमारी और इसके ऊपर से कोई लोड कार्य कर रहा है, तो जो हमारी ये जो बीम है ये नीचे की तरफ दबने की कोशिश करेगी, तो इसके ऊपरी वाले भाग में संपीड़न होगा अर्थात दबाव होगा, इसलिए इसे कहते हैं संपीड़न वाला जोन। और ये जो नीचे है इसमें टेंशन होती है, टेंशन मतलब खिंचाव होता है, खिंचाव, ठीक है। तो इसमें टेंशन होती है, इसलिए इसे टेंशन वाला क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारी जो बीम होती है वो कंक्रीट की बनाई जाती है, अभी तक आपने पढ़ा है कि हमारी जो बीम होती है वो कंक्रीट की बनाई जाती है, ठीक है ना। तो कंक्रीट जो है संपीड़न में तो बहुत अच्छा है, लेकिन टेंशन के मामले में एकदम कमज़ोर है, ठीक है ना। तो जब बीम पे कोई लोड लगेगा तो संपीड़न क्षेत्र तो उसके भार को सहन कर लेगा, लेकिन जब लोड बढ़ता ही जाएगा तो जब टेंशन वाले क्षेत्र में लोड आएगा तो ये क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, विफल हो जाएगी। इसलिए हम सब लोग बीम में इस्पात प्रोवाइड करते हैं, इस्पात डालते हैं, ठीक है ना। इस्पात इसलिए डालते हैं जब हमारे बीम पे कोई लोड आता है तो इस्पात जो है उस बीम के भार को टेंशन वाले एरिया में, ठीक है ना, टेंशन वाले एरिया में इस भार को वहन कर लेता है और हमारी बीम को टूटने से रोक लेता है इस्पात, ठीक है ना। इसलिए हम सब लोग प्रबलन का प्रयोग करते हैं बीम में, ठीक है ना। कितना समझ गए कि हम प्रबलन का प्रयोग किसी भी संरचना या किसी भी मेंबर में क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आएगा कि हम सब रेनफोर्समेंट क्यों प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। इसके कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आरसीसी में अभी तक आपने पढ़ा है कंक्रीट के बारे में पढ़ा है, कंक्रीट की ग्रेड क्या है, ठीक है ना। कंक्रीट की ग्रेड क्या है, जैसे मतलब मान लीजिए एक ये ग्रेड है M15, M20, M25, ठीक है। तो M की वैल्यू क्या है, 15 की वैल्यू क्या है, इन सब का मतलब हम आपको सिखाने वाला, ठीक है ना। M मतलब होता है आपका मिक्सचर यानी मिश्रण, ठीक है ना, किसका, यानी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है इसको कहते हैं आपकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ठीक है ना। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य मतलब कि ये इतना लोड सहन कर सकती है, ठीक है। तो मिक्सचर की बात कर लेते हैं, मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है ना। मतलब ये जो अभी हमने बताया कि जो कंक्रीट होती है हमारी कंक्रीट, ठीक है ना, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। एक आपको बताया था सीमेंट, दूसरा आपका था एग्रीगेट और तीसरा था आपका वाटर, ठीक है। इन सब के अनुपात का जो सही मिक्सचर होता है वही होता है मिश्रण, ठीक है ना। जैसे मतलब अगर हम 1 किलो सीमेंट ले रहे हैं और 1.5 किलो बालू, 1:5, रेशियो नहीं मतलब 1.5, ठीक है ना, और वाटर लेते हैं 3, ठीक है ना। ये हमारी है M20 ग्रेड के लिए, ठीक है ना। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया होगा कि ये सब हम कैसे लेते हैं, ठीक है ना। हमको यहाँ से पढ़ना है ग्रेड से, हमको अब ये दिया जाएगा, ये सब नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। हमको दिया जाएगा M15 दिया जाएगा, या ये तो कंक्रीट की बात होगी, अगर उसमें दिया जाएगा इस्पात में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दिया जाएगा इस्पात में क्या दिया जाएगा आपको, Fe 250, Fe 415, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमेशा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं मेगा पास्कल भी कहते हैं। तो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में इसको मापते हैं, ठीक है ना। और हाँ, इसमें प्रतिबल भी निकालते हैं, इसका अनुगेय प्रतिबल भी निकालते हैं, ठीक है ना।
तो इसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल कैसे निकालते हैं, अगर वो कंक्रीट हुई तो उसमें जो होगा 3 से भाग करेंगे। मान लीजिए आपकी जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट, ठीक है ना, इसमें 3 से भाग करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी, इसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालने के लिए किसी भी ग्रेड की कंक्रीट के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालने के लिए हम उसमें भाग करते हैं 3 से, ठीक है ना। मान लीजिए अगर ये आपकी है M15 ग्रेड की कंक्रीट है, ठीक है ना, तो इसकी जो अधिकतम अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए हम कैसे इसकी सहायता से बताएंगे। ये देखिए मान लीजिए हमारी है आपकी M15 ग्रेड की कंक्रीट है, उसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालना है, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। तो ये जो हम M20 ग्रेड के M20 ग्रेड की कंक्रीट का अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकाल रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हम इसको ऊपर रखते हैं और ये सुरक्षा गुणांक होता है, ठीक है ना, सुरक्षा गुणांक से इसको भाग करेंगे, ठीक है। प्रतिबल है, इसको हम कहते हैं सिग्मा, ठीक है। और ये किसकी है, कंक्रीट की है। कंक्रीट को हम डाउनलोड करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं CV से, ठीक है ना। तो अगर 15 में 3 से भाग करेंगे, कर लेते पहले हम 15 में, ये हम कैलकुलेशन, ये देखिए आप 15 भागे 3 इक्वल टू कितना आया है, 5 आया, ठीक है। तो ये जो हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 5 न्यूटन प्रति mm²। कहीं कहीं आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ऐसा। जब आपको ऐसा दिया रहेगा M20 लिखी रहेगी तो आपको सिग्मा CVC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आप निकालेंगे कैसे, उसके मान में इस न्यूमेरिकल वैल्यू में 3 से भाग कर देंगे, तो हमारी जो है सिग्मा CV की वैल्यू आ जाएगी, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह जब ये दिया रहेगा, धातु दी रहेगी, इस्पात दिया रहेगा, तो उसमें कितने से हम भाग करते हैं, इसका जो सुरक्षा गुणांक होता है वो होता है 1.78, ठीक है ना। इसको हम कहीं कहीं 1.8 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं लगभग ही मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। जब आपको दिया रहे Fe 415 ग्रेड कंक्रीट, ठीक है, Fe 415 ग्रेड, सॉरी कंक्रीट नहीं, इस्पात कहेंगे इस बार, ठीक है ना। जब हम कहेंगे Fe 415, ठीक है ना, ये इस्पात की एक ग्रेड है, ठीक है ना। इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालने के लिए हम इसको डाउनलोड करते हैं सिग्मा से, प्रतिबल निकालने के लिए, चूँकि ये इस्पात है, स्टील है, तो हम इसको कह देते हैं ST, ठीक है ना। इसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 415 और इक्वल कर भाग कर देंगे इसको 1.78 से, ठीक है ना। तो इसको लिख के देख लेते हैं, ये हमारा 415 हो गया, भाग करेंगे इसमें 1.78 से, ठीक है। तो कितना आएगा ये हमारा, ये आ रहा है 233.14। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, ये पहले बात पॉइंट वाली वैल्यू लेंगे नहीं, तो इसके करीब वाली वैल्यू हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम 230, और हमने आपको वही बताया इसको मात्रा किसमें लिखते हैं, न्यूटन प्रति mm², तो इसको लिखेंगे न्यूटन प्रति mm², ठीक है ना। इतना चीज़ आप समझ गए। आपको सवाल में ये दिया रहेगा और ये दिए देंगे, ठीक है ना, और आपको कहीं कहीं आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है ना, और कहीं कहीं आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी, कहीं कहीं ऐसे लिख के भी आएगा, ठीक है ना, इस तरह लिख के आपको आएगा देखने को, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह लिख के देता है तो आपको निकालना होगा। अगर कंक्रीट की बात करें तो आप उसमें 3 से भाग करेंगे, अगर इस्पात की बात करें, स्टील की बात करें, तो आप 1.78 से भाग करेंगे, ठीक है ना। इतना सब करने के बाद आप ये सब निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब और हम बीम के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और एक बात आपको अच्छी तरीके से बता दें, बढ़िया से पढ़ना है आपको समझ के, ठीक है ना, क्योंकि आज CC लोग बोलते बहुत ही ख़राब सब्जेक्ट है, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दें
कि जो हमने अभी आपको ये बताया अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, इसको हम जानने कैसे डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम एफ सी के। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को एफ सी के से डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ और बता दें, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को एफ सी के से डाउनलोड करते हैं। आगे आपका आता है कि ये मॉडुलस अनुपात, मापांक अनुपात इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होता है 280/3 सिग्मा सी डी। सिग्मा सी डी की वैल्यू अभी हमने आपको बताया है, ठीक है ना। ये और इसका और एक भी होता है, ये होता है सिग्मा एस बाई सिग्मा सी। मतलब ये है ये इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक, प्रत्यास्थता गुणांक बटे कंक्रीट का प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू मापांक अनुपात, ठीक है ना। इसको हम लिख देते हैं मापांक अनुपात इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक बटे कंक्रीट का प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। ये हो गया हमारा कंक्रीट का प्रत्यास्थता, गलत हो रहा है हमारा थोड़ा सा, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। इतना आप सब समझ गए हैं कि हमारा एफ सी के क्या है, यम क्या है और इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। इसको निकालने का फॉर्मूला 280/3 सिग्मा सी बी, ठीक है ना। ये सब अब आप जान चुके हैं। अब हम थोड़ी आपको बीम के बारे में बता दें, फिर इसका सीधा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। बीम के बारे में बता दें कि आपको बीम वास्तव में देखने को कैसे मिलती है और सवाल कैसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। हम आते हैं सीधे बीम की बात करते हैं, बीम हमारी होती कैसे है। चलिए बीम का डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये हमारी बीम हो गई, इसको हम सही तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये हमारी बीम लगे ताकि कायदे से, ठीक है, समझना क्योंकि हमको। तो ये हमारी बीम होती है, जिसको एक कल्पना करिए अभी आप, ठीक है ना। बीम ये हमारी ऐसी होती है। तो ये जो बीम हमारी होती है इसको कहते हैं यम। ये हमारी बीम की लंबाई होती है। इसको कहते हैं विड्थ, मतलब मोटाई या चौड़ाई, ठीक है ना। और इसको कहते हैं डेप्थ, बोले तो गहराई, ठीक है ना। लंबाई तो आप समझ रहे हैं, इसको हमने 3D डायमेंशन में इसलिए बताया है ताकि आप देख के समझ सकें कि 3 बीमाएँ होती हैं इसमें। लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये डेप्थ मतलब गहराई या ऊंचाई होती है, ठीक है। अगर हम आपको इसको काट दें ऐसे, अपने बीम को काट के क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है ना, सामने से देखें। मान लीजिए ये हमारी बीम है, ठीक है ना, ये हमारी बीम है। ये बीम को हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है, और इतना हिस्सा काट के अलग कर लिया, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, सामने से देखने में क्या दिखता है, एक ऐसा नुकीला जैसा दिख रहा है, काला काला, ठीक है ना। तो वैसे हम इसको देखेंगे सामने से काटने के बाद तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला था, ये आपका था ब्रेथ मतलब मोटाई, और ये हमारा था डेप्थ
मतलब गहराई, ठीक है ना। तो बीम में हमको डेप्थ दिया रहेगा और ब्रेथ दी रहेगी, ठीक है ना। मतलब बीम का परिमाप जो हमारा होता है, बीम इसको कहते हैं धारण, ठीक है, का परिमाप जो होता है ये होता है बी इंटू डी, ठीक है ना। बीम का जो परिमाप होता है वो बी इंटू डी होता है, ठीक है। इसमें अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बीम हमारे होते हैं वो टेंशन वाले क्षेत्र में इस्पात प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ऊपर वाले क्षेत्र में भी इस्पात प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो सब अभी हम नहीं बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम एकल प्रबलित कंक्रीट, शुरू में एकल प्रबलित कंक्रीट पढ़ेंगे और सीखेंगे एकल प्रबलित कंक्रीट के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी लगी होती है कंक्रीट, वो इस्पात लगी होती है, ठीक है ना। और इसके जो सेंटर की दूरी होती है इससे कहते हैं स्मॉल डी, ठीक है ना। और जो ये दूरी होती है, ठीक है ना, इसे कहते हैं डी डैश, स्मॉल डी डैश। और ये जो पूरी है गहराई, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं कैपिटल डी, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिए, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी डैश क्या है, कैपिटल डी क्या है, बी क्या है, ठीक है ना। यहाँ बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए ध्यान समझिए। ये हमारे इस्पात है, इसके सेंटर से ऊपर वाला टोटल भाग, ठीक है ना, ये हमारी कहलाती है स्मॉल डी। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का भाग, इसको डी डैश, मतलब इसको कहते हैं, जानते हैं, इसको कहते हैं प्रभावी आवरण, ठीक है ना। डी डैश को कहते हैं प्रभावी आवरण, और इसको डी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रभावी गहराई, ठीक है ना। ये आप समझ गए, इसको कहते हैं प्रभावी गहराई। और ये आपकी है बीम यानी धारण की संपूर्ण गहराई, ठीक है ना, संपूर्ण गहराई, ठीक है ना, बीम संपूर्ण गहराई। और ये तो आप जानते ही हैं, ये है हमारे बीम की चौड़ाई, ठीक है ना। इतना चीज़ आप समझ गए होंगे कि बीम की चौड़ाई क्या है, बीम की गहराई क्या है, प्रभावी गहराई क्या है, प्रभावी आवरण क्या है, बीम का संपूर्ण गहराई क्या है, बीम की चौड़ाई क्या है, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको बता दें, इतना अगर आप समझ गए होंगे तो अब थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा और आपको बताते हैं, हम अलग बताते हैं, ठीक है ना। इतना अगर आप सब समझ गए होंगे कि बीम की चौड़ाई क्या है, बीम की गहराई क्या है। अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं देख समझ में आता है तो आप कम से कम 2-3 बार दें, क्योंकि ये आपका पहला लेक्चर है और बहुत बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो सीखने के लिए आपको एकदम बढ़िया तरीके से बारीकी से ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। तो हमने अभी आपको बताया था कि हमारे बीम का ये जो बीम हमने आपको बताई थी, ठीक है ना, ये एल सेक्शन है, सामने से देखने में बीम हमको ऐसे दिखती है। तो ये हमारा होता है न्यूट्रल एक्सिस होता है, जिसको कहते हैं उदासीन अक्ष, ठीक है ना। तो वैसी तरह इसमें भी यही न्यूट्रल एक्सिस होती है, ठीक है ना। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है। ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है कंप्रेशन मतलब संपीड़न का क्षेत्र होता है, और नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो टेंशन का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो नीचे वाला क्षेत्र टेंशन का जोन होता है, ऊपर वाला क्षेत्र संपीड़न का जोन होता है, ठीक है ना। तो जो इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे यक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये यक्स हो गई और ये बी हो गई। अब जो इसका क्षेत्रफल होगा, इनका ऊपर वाले कंप्रेशन वाले जोन का जो होगा क्षेत्रफल, ये होगा आपका क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है ना। एरिया जो यहाँ का होगा वो होगा आपका बी गुणे एक्स, ठीक है। बी गुणे एक्स यहाँ का एरिया होगा, और यहाँ का जो एरिया होगा वो बी गुणे, आपको इसको निकालना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया सिर्फ ऊपर का ही दिया रहेगा, ठीक है ना। इसका होगा, अगर ये मान लेता है आपका, ये मान लीजिए आपका ये के मान लीजिए, जस्ट फॉर इमेजिन के मान लीजिए आप, तो इसका जो एरिया हो जाएगा के इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना।
ये आपका टेंशन का हो गया, गलत हो गया, टेंशन टी, और ये आपका कंप्रेशन का एरिया हो गया, ठीक है ना, कंप्रेशन का एरिया मतलब संपीड़न का एरिया, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सा आपको बता देते हैं बीम के बारे में, छोटी छोटी बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, विस्तार से कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में जितनी आवश्यकता है सिर्फ हम उसी को बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि हमको आरसीसी में आपको पता होगा थ्योरी नहीं पूछती, सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछते हैं, ठीक है ना। इसलिए न्यूमेरिकल की दृष्टिकोण से हम ऐसा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा हमारी जो बीम होती है, बीम, ठीक है, तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है और ये न्यूट्रल एक्सिस, ये कंप्रेशन का जोन, ये टेंशन का जोन, ठीक है ना। और यहाँ हमारा पड़ा रहता है इस्पात, क्या पड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं हम कंक्रीट, कंक्रीट नहीं, इस्पात मतलब सरिया जिसको कहते हैं, सरिया, ठीक है ना। इसका सवाल में आपको नाम देगा कि 20 mm डाया की प्रबलन क्षेत्र में 20 mm डाया की प्रबलन टेंशन क्षेत्र में 4 डाली गई हैं, मतलब कि 20 mm व्यास की 4 छड़े, 5 छड़े, 6 छड़े, 1 छड़े, 2 छड़े कहाँ डाली गई हैं, तनन क्षेत्र में डाली गई हैं, तनन क्षेत्र में डाली गई हैं, ठीक है ना। तो आपको ये देगा, ठीक है ना, और आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, AST निकालना होगा, एरिया ऑफ स्टील, स्टील का क्षेत्रफल। ये जो हम जितनी यहाँ का इस पूरी बीम में जो स्टील डाल रहे हैं, स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है इस पूरे क्षेत्रफल में, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई बाई 4 आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर क्या है यहाँ पे हमारी, आर क्या है, डाया है, डाया मतलब इसको हम यहाँ से कर देंगे डी, ठीक है ना। डाया मतलब मोटाई, बीम कितनी मोटी है, ठीक है ना। और व्यास को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम करते हैं, देखिए व्यास को हम आरसीसी में फाई से डिनोट करेंगे, फाई से, ठीक है ना। तो अगर हमको बोलिए कि 4 छड़ें डाली गई हैं, 20 mm मोटी हैं टेंशन क्षेत्र में, ठीक है, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डी हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी निकालनी है, 4 निकालनी है, तो जो ये एरिया आएगा उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मतलब कि 4 छड़ें डाली गई है ना, मान लीजिए हम इसको 4 ही कर देते हैं, ये यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है ना। 4 छड़ें डाली गई हैं जो कि 20 में मोटी हैं, ठीक है ना। तो इनका जो एरिया होगा उसको निकालेंगे हम इसी फॉर्मूले में रख के, पाई बाई 4 गुणे 16 का स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया होगा वो निकाल लेंगे हम, कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं, ध्यान से कैसे देखिए आप, इसको पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर ये आंसर ये EXP दिख रहा है, इसको टच करेंगे, ठीक है ना। देखिए हमारा पाई लग गया, ठीक है, दिख रहा है नहीं आपको, देखिए ध्यान से, पाई लग गया। अब मल्टीप्लाई है 16, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगेंगे 16, फिर गुणे से लगाएंगे सिंबल, फिर लिखेंगे 16, ठीक है। अब इसको इक्वल टू कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें 4 से भाग करेंगे, भागे 4 इज इक्वल टू 201। और एरिया का मात्रक आपको पता होगा कि mm स्क्वायर होता है, ठीक। आपको बता दूं कि 4 छड़ें डाली गई थी, प्रबलन क्षेत्र में 4 छड़ें डाली गई थी, तो एक ही छड़ का आया है, तो 4 छड़ें डाली गई थी उनमें 201 में, असल में 201 पॉइंट में आया है, 201.06 आया है, ठीक है, लेकिन हम 201 ले रहे हैं, इसमें कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 छड़ें डाली गई हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4 करने ही हमें 4 जीरो में 0 हो जाएगी है, और 4 दूनी 804, ठीक है ना। और ये हमारी मात्रक हो जाएगी mm स्क्वायर, ठीक है ना।
तो आपको अगर सरिया दिया रहेगा कि 20 mm डाया की 4 सरिया पड़ी हैं, 15 mm डाया की 4 सरिया पड़ी हैं, 5 सरिया पड़ी हैं, तो आप सब तो अब आप AST निकाल ले जाएंगे, ठीक है ना। AST निकालने के बाद अब आप आती है कि बीम का परिमाप हमको दिया रहेगा, बीम की ग्रेड दी रहेगी, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बीम का परिमाप जो है मान लीजिए 200 mm, ठीक है ना। दूरी हमेशा mm में मापी जाएगी, ठीक है ना, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं ये दूरी जो हमारी 20 mm है। आपको कैपिटल D भी सवाल में दे रखा होगा, स्मॉल d भी दिया रखा होगा और स्मॉल d डैश भी दे रखा होगा। मतलब इन सब में कहीं कहीं मतलब b तो सब में एकदम अनिवार्य है कि दिया रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको कैपिटल D मतलब कैपिटल D मतलब ये पूरी गहराई आपको दे दे, ठीक है ना, ये आपकी पूरी गहराई दे देगी, कहीं कहीं इसको दे देती है पूरी गहराई भी देगी, इसको भी देगी, और कहीं कहीं सिर्फ ये दे देती है आपको D दे देती है। तो आपको जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको इसको D की ज़रूरत पड़ेगी और इस B की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको दे देगा D इक्वल टू दे देगा 400 mm, ठीक है, और ये अधिकतम केसेस में सिर्फ आता है 50 mm, ठीक है ना। ये जो आपका D डैश है ये 50 mm ही देता है, अगर नहीं देता है, अगर आपको सवाल में कभी छूट गया ये कैपिटल D की वैल्यू दे दी और स्मॉल d डैश की वैल्यू छूट गई तो आप मान लेंगे, ठीक है ना, 50 ही मानेंगे। मान लीजिए अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे मतलब 30 भी मान सकते हैं और 20 भी मान सकते हैं, ठीक है, तो इसको अपने अनुसार आप मान लेंगे, ठीक है ना। तो सवाल में हमारा दिया रहेगा बीम का परिमाप दिया रहेगा, ठीक है ना, ये जो हमारी बीम है बीम का परिमाप, ठीक है ना। बीम का परिमाप हमको देगा ये B इंटू D के फॉर्म में देगा, ठीक है ना, कि बीम की चौड़ाई हमारी इतनी है और गहराई इतनी है। D आप ध्यान से देखिए, D इसे कहते हैं ये जो इस्पात है इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना, ये हमारी 400 दे देगी और ये B की दूरी आपको 200 दे देगी, ठीक है ना। ये सारी दूरियां mm में हैं, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका 200 mm मल्टीप्लाई 400 mm, ठीक है। ये आपको दी रहेगी बीम में, ये भी सवाल में दिया रहेगा। अब आपसे बताते हैं पूछेगा क्या सवाल, ठीक है ना, 2-3 चीज़ें पूछता है आपसे। पहला तो, और हाँ ये चीज़ अभी हमने बताया नहीं, इसको यक्ष से डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ठीक है ना। इसमें हमारी 2 अक्ष आती हैं, एक क्रिटिकल मतलब क्रांतिक उदासीन अक्ष आती है और एक एक्चुअल होती है मतलब उदासीन न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछेगा, यक्ष सी पूछेगा, यक्ष ये पूछेगा। गलती हो गई, लाइट जलने के कारण अभी तक आपको नीचे नहीं दिख रहा था, इसलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं सब कुछ जो अभी तक हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये सब एक बार फिर से मिटा देते हैं, ठीक है। एक बार एक बीम का क्रॉस सेक्शन बना के एकदम विस्तार से आपको समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ जाए। बाकी हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, छोटे छोटे भाग में हम सीखेंगे, ठीक है। अब एक बार हम आपको लास्ट समझाने जा रहे हैं बीम के सभी मापों के बारे में, आप एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप माप समझेंगे नहीं तब तक आप न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे, और आप न्यूमेरिकल अगर लगा नहीं पाएंगे फिर दिक्कत आपको ही होगी, ठीक है ना। क्योंकि आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर अगर आपको 7 क्वेश्चन दे रहा है, पेपर में सिर्फ 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें आपको 4 न्यूमेरिकल एकदम फिक्स है देगा, ठीक है ना, और एक देगा थ्योरी, मतलब कि 7 क्वेश्चन देता है आपको, 7 क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, और आपको 5 करना होगा, ठीक है ना,
और इन 7 में आपके आएंगे 4, मतलब 4 क्या मान लीजिए 6 आएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और एक आता है आपका थ्योरी वाला, एक अभ्यास बहुत कर रही है। एक आपका आएगा न्यूमेरिकल, मतलब एक थ्योरी आएगी, 6 न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है ना। आपको 6 न्यूमेरिकल में 4 तो अनिवार्य है करना, ठीक है ना। मतलब अनिवार्य क्या है, आपको पास होने के लिए करना पड़ेगा। एक थ्योरी आएगी, थ्योरी आपको ये भी पता नहीं कि चैप्टर से क्या आएगा, इसलिए थ्योरी बहुत कम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरी को कुछ खास नहीं सिखाएं, लेकिन हाँ जो बेसिक थ्योरी है उसको हम आपको बताएंगे। मतलब जो 90+ चांसेस हैं आने के पूरे चैप्टर में, वो हम बताएंगे, ठीक है ना। वो हम आपको सिखा के देंगे, ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल आपको ज़्यादातर सिखाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पेपर में आने सवाल आने की बात, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, हम लोग देख रहे थे बीम हमारी थी, ये हमारी बीम थी, इसके आगे हम सब देर, और हमारे यहाँ क्या लगा होता है, इस्पात लगी होती है, ठीक है ना। और ये इस्पात की जो है केंद्रक लाइन है, सेंटर लाइन इस्पात की, ठीक है ना। यहाँ से ये जो दूरी होती है इसको कहते हैं d डैश, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्रभावी आवरण, ये हमारा हो गया प्रभावी आवरण हो गया। ये हमारी होती है, इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं, यहाँ तक की दूरी को, ठीक है ना। यहाँ तक की दूरी है ये सेंटर, ये जो इस्पात की सेंटर लाइन है, इससे ऊपर का जो पूरा भाग है इसको d स्मॉल d से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं प्रभावी गहराई, ठीक है, प्रभावी गहराई, ठीक है। और बीम की चौड़ाई मतलब विड्थ, इसको कहते हैं विड्थ, इसको b से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी दूरी होती है इसको हम सब कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं स्मॉल कैपिटल D, ठीक है ना। इस पूरी दूरी को कैपिटल D कहते हैं, ठीक है ना। अब हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बीम में हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है, उदासीन अक्ष होती है, ठीक है ना। तो उदासीन अक्ष हम बना लेते हैं, जो कि सेंटर से ही जाए ये तो कंफर्म नहीं होता, ये निकालना पड़ता है हमको, ठीक है ना। ये हमारी उदासीन अक्ष हो गई न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस ध्यान से समझिए, इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, ठीक है ना। और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की जो दूरी होती है इसे कहते हैं यक्स, ठीक है ना। अब इसी यक्स को आपको 2 तरीके से निकालना होता है, ठीक है ना। एक एक्चुअल होता है, एक क्रिटिकल होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल का फॉर्मूला आपका होता है, मतलब एक्चुअल मतलब वास्तविक उदासीन अक्ष, लिख देते हैं यहाँ पे वास्तविक उदासीन अक्ष, ठीक है ना। वास्तविक उदासीन अक्ष, इसका फॉर्मूला होता है b(x²/2 इज इक्वल टू m), ये आपका है मॉडुलस रेशियो, मापांक अनुपात, इनटू AST, एरिया ऑफ स्टील, स्टील का क्षेत्रफल हम लोग पहले बता दी थी, कैसे निकालते हैं, ठीक है, फिर से बता देंगे, ठीक है ना। और ये आपका होता है d-x, ठीक है ना। ये जो x है दोनों, यही x है, ठीक है ना। ये वास्तविक उदासीन अक्ष, मतलब हमारा वास्तविक होगा यहाँ पास में, जो एकदम सेंटर से क्लियर, एकदम सेंटर से जाएगा, उसकी वैल्यू निकाली जाती है इससे, ठीक है। क्रिटिकल लोड कह रहे हैं, क्रिटिकल अक्ष, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसको कहते हैं क्रांतिक, इसको ये से डिनोट करते हैं क्योंकि ये वास्तविक है, ठीक है ना, एक्चुअल है, ठीक है ना। अब ये क्रिटिकल मतलब क्रांतिक उदासीन
अक्ष, ठीक है ना। क्रांतिक उदासीन अक्ष, तो इसको हम डिनोट करते हैं, क्रांतिक को इसको के सी से डिनोट करते हैं, मतलब एक्स सी से, के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एम सिग्मा सी बी सी। ये आपका है अनुगेय प्रतिबल कंक्रीट का, ठीक है ना। और ये तो आपको मॉडुलस रेशियो, अभी हम सब मान आपको लिखाएंगे, ठीक है ना, कि एम क्या है, सिग्मा सी बी क्या है, ये सब बताएंगे। और यहाँ पे आती है आपकी डी पूरे का बटा आता है आपका सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी, ठीक है ना। अब आपको हम एक बार सब कुछ इनके मान नाम लिख के बता देते हैं कि क्या है, ठीक है ना। और ये एस टी फिर से बताएंगे आपको कि एस टी निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बी बात आती है कि बी क्या है, चलिए यहीं लिख देते हैं बी। ये है हमारी बीम की चौड़ाई, ये हमारी बी हो गई बीम की चौड़ाई। अब आगे बात आती है एक्स ए का स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स ए मतलब ये जो हमारी वास्तविक उदासीन है, इस न्यूट्रल एक्सिस की या तो ऊपर या तो नीचे या तो एकदम पास या तो यही ही हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारी है वास्तविक उदासीन अक्ष, इसको हम कहते हैं एक्स ए, ठीक है ना। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन वास्तविक उदासीन अक्ष, ठीक है ना। और क्रांतिक वाले कहते हैं एक्स सी या तो के। ये दो तो आप समझ गए इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ आप जान लें। ए एस टी जो होता है ये आपका होता है इस्पात, गलत हो गया भैया, गलत हो गया, इस्पात का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एस टी इस्पात का क्षेत्रफल हो गया। डी आपकी क्या होती है, ये होती है गहराई, किसकी गहराई, प्रभावी गहराई। प्रभावी किस लिए, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, इस्पात के सेंटर तक की गहराई को प्रभावी गहराई कहते हैं, ठीक है ना। ये आप जान गए। एक्स ए की वैल्यू तो आपको पता ही दी है, मतलब एक्स ए क्या है निकालना है आपको, एक्स सी भी बता दी है। एम होता है आपका मापांक अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस रेशियो। सिग्मा सी बी सी ये होता है कंक्रीट में अनुगीय प्रतिबल, ठीक है। सिग्मा सी डी तो आपको बता ही दिया है। सिग्मा एस टी ये होता है इस्पात में अनुगीय प्रतिबल, ठीक है। सब कुछ हो गया। अब बात कर लेते हैं ये निकालते कैसे हैं, ये निकालते कैसे हैं और ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और ये भी कैसे निकालते हैं, आप सबको हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था। फॉर्मूला आपका हो गया ना, इसको आप ले लेंगे ध्यान से, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दो चीज़ें अभी हम आपको निकालना दो चीज़ों का फार्मूला बता रहे हैं, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में, ठीक है ना। क्योंकि लेक्चर हमको लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए एस टी निकालने का एक बार फार्मूला आपको बता देते हैं। ए एस टी आप कैसे निकाल लेंगे, ए एस टी स्टील का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। ए मतलब एरिया हो गया, एस टी मतलब स्टील मतलब इस्पात, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है π/4 डी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा ए एस टी का फॉर्मूला होता है। आप अगर यहाँ पे 3 इस्पात डाली गई हैं तरंग क्षेत्र में, 4 डाली गई, 5 डाली गई, जितनी कहेगा
इस पूरे में उसका गुणा करवा देंगे। मतलब 3 कहेगी तो 3, अगर 4 कहेगी तो 4, 5 कहेगी तो 5, 1 कहेगी तो 1 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब आपको AST निकालना आपको आगे। ठीक है, मॉडुलस रेशियो ये आपको निकालते कैसे ये बताते हैं। मॉडुलस रेशियो इज इक्वल टू होता है ये 280/3 सिग्मा CBC। इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिग्मा CBC कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये सिग्मा CBC हमने आपको बताया ये क्या है, कंक्रीट में अनुकीय प्रतिबल। कंक्रीट में अनुकीय प्रतिबल मतलब कंक्रीट की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो कंक्रीट जो होता है हमारा, ठीक है, तो कंक्रीट में अनुकीय प्रतिबल निकालते हैं। जैसे मतलब अगर मान लीजिए ये स्मॉल m है, ध्यान से समझिएगा, ये स्मॉल m है। ठीक है, स्मॉल m कर लीजिएगा। ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, हाँ, ग्रेड जो होती है कंक्रीट की, M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है, M15 ग्रेड की होती है। मतलब कि M85 ग्रेड तक की कंक्रीट अभी तक हमको देखने को मिली। ठीक है ना, वहाँ तक की ग्रेड की कंक्रीट होती है जिसका सिग्मा CB की वैल्यू जो है 3 से भाग देके निकालते हैं। मतलब जैसे अगर 20 दिया गया है तो ये 20 जो है 20 में हम 3 से भाग दे देंगे तो हमको जान देंगे प्राप्त हो जाएगा सिग्मा CBC। 3 से अगर भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। ठीक है ना, 2 शेष पर बचेगा तो हम 2 को नहीं 7 बार ले जाएंगे, तो 7 बार ले गए, 3 सते 21। ठीक है ना, ये सी मतलब करीब में वैल्यू लेते हैं, न्यूमेरिक मतलब ये पॉइंट में वैल्यू नहीं लेते। आप एक बार ध्यान दीजिए, ये जो इसकी वैल्यू है पॉइंट में नहीं लेते। पूछिए क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन गणना करने में आसानी होती है। ठीक है ना, और इसका जो मात्रक हमने थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूटन प्रति mm²। ठीक है ना, मतलब सिग्मा CB निकालना जान चुके हैं, ये आप जान गए। और हाँ, ये आप m निकालना जान गए। ठीक है ना, सिग्मा CB निकालना जान गए, m निकालना जान गए। ठीक है ना, और f या सिग्मा ST निकालना जब आपको दिया रहेगा FE 415 ग्रेड का इस्पात, ठीक है ना, तनन क्षेत्र में डाला गया है, तो इसका जो अनुकीय प्रतिबल होगा मतलब सिग्मा ST। सिग्मा मतलब प्रतिबल, ST मतलब होता है आपका इस्पात। ठीक है ना, तो इसका जो होता है इसको करते हैं, यहाँ लिखेंगे 415/1.78, ये आपका आएगा 230 न्यूटन प्रति mm²। करीब की वैल्यू लेते हैं, आपको कितनी बार बचा, करीब की वैल्यू लेते हैं कैलकुलेशन में ताकि आसानी हो। ठीक है ना, ये अगर आपको निकालना तो आपको फिर ये याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, याद करके जाइएगा, ये सब आपको दिया रहेगा सब कुछ। ठीक है ना, तो अब आपको हमको लगता है कि सब कुछ समझ गए होंगे, आपको सारी जानकारियाँ बीम के बारे में अभी तक की सारी जानकारियाँ प्राप्त करवा दी हैं जो अभी तक आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगी। आगे आगे हम सीखते रहेंगे कि हमको बीम में और क्या क्या समझना है, कि टेंशन क्षेत्र का एरिया कितना होता है, कंप्रेशन क्षेत्र का एरिया कितना होता है, ये सब आपको बाद में पढ़ना है। फिलहाल आपको सिर्फ मोटी मोटी अभी इतनी ही जानकारियाँ लेनी थी। ठीक है ना, जो कि पहले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना, तो हमको लगता है कि आज हमने पहले चैप्टर का पूरा बता दिया है। जो थोड़ा सा बचा होगा अभी बचा है मूवमेंट रेजिस्टेंस बचा है, प्रतिरोध आघूर्ण, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा भैया, शेयर तो आप ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप हर उस विद्यार्थी तक पहुँचाइए RCC का वीडियो, क्योंकि अक्सर बच्चे RCC के सब्जेक्ट में ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है ना, तो RCC सभी बच्चों तक पहुँचाइए, खुद भी पढ़िए, उसको भी सीखने दीजिए और सबको सिखाइए। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें अगला वीडियो पाने के लिए। ठीक है ना, धन्यवाद।